एक गांव में सोनपरी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। सोनपरी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूँगी। आप बताइए। सोनपरी जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, ये लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए। और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना। इस पर कोई ब्याज नहीं। आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता न करें। आप जाकर बेटी की शादी संभालें। सोनपरी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। पर वो एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। कि हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा आखिर ये कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया, आप तो डर गए। इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। और वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया? आप एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है। हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए देवी जी। मैंने बोला ना कि मुझे देखो। समझ नहीं आता तुझे? गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोला था, फिर भी घर जाने की रट लगाए बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती, पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, ये किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे ये गांव छोड़कर, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि ये सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। सुनो भैया, एक बात सुनो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं। उन्हीं में से नहीं, मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो काटो, जो तुम्हें करना है वो करो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। माफ कर दो, मुझे जाने दो। यहाँ से जाने दो। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तू। तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है। तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। पर मुझे जाने दो। यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हाँ। अरे मुंह खोलने के लिए तेरा मुंह बचेगा तब ना। उफ, तू कितना भोला है। लेकिन फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती।
बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने, अब गया। अब इसको भी उठाकर नदी के पास डाल आती हूँ। फिर सुबह जब लोग नदी पर देखते हैं तो अरे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसको जाने की? क्यों इतना हीरो बनाइए? मारा गया ना। क्या किसी ने उसे भी मार दिया? देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और जितनी फैमिली के साथ ये घटना घटी है उसकी मदद मैं करूंगी। आप सब चिंता मत करो। पर कुंदन लाल को ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त डॉली से बात करता है। डॉली भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इनको मारने का बस इतना कारण है कि गांव खाली कराना है, फैक्ट्री लगाकर पैसा बनाना है, तो खूनी इनकी चैन, घड़ी, पर्स, फोन क्यों नहीं ले जाते हैं? ये सब ऐसे ही किस लिए छोड़ दे रहा है? लगता है कि तुमको भी मरना है, तभी इतना बोल रहे हो। वो भी बोल रहा था, देखो क्या हुआ। ये बहुत बुरा है। किसी के साथ ये हो रहा है तो हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। सभी लोग उससे सहमति जताते हैं। भाई कुंदन, आज तो लेट होगा मुझे। अभी मैं इस रास्ते पर हूँ और इधर अंधेरा बहुत है। मुझे तो डर भी लग रहा है। अच्छा चल, मैं आता हूँ। अरे भाई डर मत, आराम से आ। हाँ। इतना कहकर सुनील फोन काट देता है, पर कुंदन लाल को टेंशन होने लगती है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है? कौन है वहाँ पर? और आपको क्या मदद चाहिए? आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं रास्ता भूल गई हूँ। इधर कुंदन लाल सुनील की चिंता में उसी सड़क पर आ जाता है, पर सुनील को किसी से बात करता सुन वो दोनों की बातें छुपकर सुनने लगा। सुनील, ये किससे बातें कर रहा है? कहीं ये उन लोगों में से तो नहीं है? सुनो, आप कहाँ रहती हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ और तू मेरा शिकार है। अब मैं तुझे आज मार डालूंगी। ये क्या? ये तो चुड़ैल निकली। कितनी गंदी दिखती है। अब मैं सुनील को कैसे बचाऊं? मैं इसका ध्यान किसी और तरफ करता हूँ, तभी मैं सुनील की मदद कर पाऊंगा। वो दूसरी तरफ पत्थर फेंकता है जिससे चुड़ैल का ध्यान उस ओर जाता है और कुंदन लाल सुनील को लेकर भाग जाता है। ढूंढने पर भी जब चुड़ैल सुनील को नहीं ढूंढ पाती तो वो वापस जाने लग जाती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। एक मिला भी तो भाग गया, पर वो कौन था झाड़ियों में? मुझे किसी इंसान की गंध तो आई है कि जरूर कोई और भी था जिसने उसे भागने में मदद की है। चलो कोई बात नहीं, कल तो पता लग ही जाएगा। भाई सुनील, ये तो अपने ही गांव में जा रही है। क्या ये हमारे ही गांव में रहती है या फिर कोई और शिकार ढूंढने जा रही है? हमें गांव के लोगों को सतर्क करना चाहिए। नहीं, रुको रुको कुंदन लाल, देखो उसने साधारण वेशभूषा ले ली है। मुझे तो लगता है वो यही रहती है। वो हमारे ही गांव में रहकर हम लोगों को मार रही थी। पर ये है कौन? अच्छा चलो देखते हैं ये किसके घर में जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अचानक से इसने सुंदर स्त्री का रूप ले लिया है, पर इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कौन है आखिर? सुनील और कुंदन लाल उसका चेहरा देख लेते हैं। गांव वाले और सुनील कुंदन लाल के साथ आते हैं। वो सारे सोनपरी के घर पर थे। क्या हुआ? आप लोग सब एक साथ मेरे घर पर क्यों? हमें पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। अब भोला बनने का नाटक मत करो। गुस्से में तुम सारे पागल हो गए हो क्या? नहीं, ये सच बोल रहा है। सुनील को देखते ही सोनपरी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ और गांव के लोगों को मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखना चाहती थी, जिसके लिए मुझे इंसानों की बलि देनी होती है और फिर नदी में नहाकर घर आ जाना होता है। पर अब मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे? बेवकूफ लोग, अब अपनी जान बचाओ। एक तो मैं तुम्हारी मदद भी करती थी, पर अब आज सब मरोगे। गांव वाले डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तभी कुंदन लाल भागते हुए आता है और अपने घर में रखे पूजा किए हुए खंजर को निकालकर उस चुड़ैल को मार देता है। मैंने इसे पूजा के खंजर से मार दिया है। अब ये कुछ देर उठ नहीं पाएगी। उससे पहले हमें इसको जलाना होगा। चलो जल्दी से इसे जला दो। और वो सब चुड़ैल को जलाकर मार देते हैं। नगर गांव में नए नए टॉयलेट्स बने थे। गांव वाले नए 2 टॉयलेट्स बनने से बहुत खुश थे।
खास तौर से गांव की औरतें। एक दिन रेखा और सुषमा टॉयलेट के पास बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे बहन, ये नया तौलियट बनने से हम बहुत खुश हैं। जब देखो पेट पकड़कर बाहर जाना पड़ता था। रेखा की बात सुनकर सुषमा बोलती है, सही कहती हो बहन, सचमुच हम भी तो परेशान ही हो गए थे। एक तो मुझे रोज आधी रात को टॉयलेट जरूर आता। कुछ दिनों में दोनों टॉयलेट शुरू हो जाते हैं और गांव के लोग दोनों टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता और कुछ दिनों में वो गंदे होने शुरू हो जाते हैं और एक टॉयलेट बंद करना पड़ जाता है। एक दिन सुबह के समय गांव वाले टॉयलेट के बाहर खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दिनेश अपना पेट पकड़ कर आता है। अरे मर गया रे! अरे भाइयों भाइयों, मुझे पहले जाने दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं पहले टॉयलेट नहीं गया तो यही गड़बड़ हो जाएगी। दिनेश बिना लाइन के टॉयलेट में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक देते हैं। भीमा पहलवान दिनेश को बोलता है, अरे कहाँ जा रहा है तू? तुझे पता नहीं लाइन लगी है, चल खड़ा रह। भीमा की बात सुनकर दिनेश डर जाता है और पेट पकड़कर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद लोगों को बदबू आनी शुरू होती है। लोग दिनेश की तरफ घूरने लगते हैं। ये देख दिनेश बोलता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मत रोको मुझे। अब हो गई ना गड़बड़, मेरी तो यही निकल पड़ी। बड़ा ही गंदा आदमी है तू, हैं? चल जा, अंदर जाकर साफ कर ले अपने आप को। टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं कर सकता। भीमा भैया, मेरी क्या गलती है? कल मैंने काठी रोल खाए थे, जिसकी वजह से पेट गड़बड़ हो गया मेरा, और टॉयलेट भी तो एक ही है। फिर कुछ दिन बाद एक रात चुड़ैलों की टोली सुंदर नगर से गुजर रही होती है। सुंदर नगर की सुंदरता देखकर चुड़ैलों की टोली वहीं रुकने का मन बना लेती है और चुड़ैलों की टोली में से काली चुड़ैल बोलती है, कितना सुंदर गांव है ये। चुड़ैलों, अगर मेरी बात मानो तो हम कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। काली चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल बोलती है, सही कह रही हो काली चुड़ैल, मैं भी यही बोलने वाली थी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तभी चुड़ैलों को वो दोनों टॉयलेट दिखते हैं। एक टॉयलेट बंद होता है और एक टॉयलेट के आगे भीड़ लगी होती है। चुड़ैलें खाली टॉयलेट के अंदर रहने लग जाती हैं। अगली सुबह फिर से गांव वाले टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी टिल्लू नाम का एक गांव वाला पेट पकड़कर वहां आता है। अरे ओ गाँव वालों, तनी खबरें लिए रुकना ना, पेट मुझे बहुत जोरों से लगी है। अरे कुछ नहीं है तुझे, जब देखो झूठ बोलकर आगे घुस जाता है। हाँ, ऐसा क्या कुछ नहीं है? अरे मुझे बहुत जोरों से आई है। तुम्हें अगर शक है तो चलो चलो मेरे साथ और देख लो। टिल्लू की बात सुनकर भीमा गुस्से में आ जाता है। तब तक वहाँ गांव के सरपंच भी आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। चलो हटो। सरपंच जी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। अब आप देखो ना, एक ही टॉयलेट में कितने लोग जाएंगे। आप कुछ करके दूसरा टॉयलेट भी ठीक और साफ करवा दो। हाँ। सरपंच जी टॉयलेट साफ करवाने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं और रात के समय मुन्ना और टोनी नाम के दो सफाई कर्मचारियों को टॉयलेट साफ करने के लिए भेजते हैं। यार टोनी, अपनी भी क्या जिंदगी है? दुनिया सो रही है और हम यहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं। कहा तो सही रहा है भैया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चल कर टॉयलेट को साफ करें। ऐसा कहकर टोनी बंद टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने चुड़ैलें खड़ी होती हैं। आओ टोनी और मुन्ना, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आओ, कई दिनों से भूखे हैं हम। टोनी और मुन्ना धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। मुन्ना और टोनी की हालत देखकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हमें तो बाहर आना ही था मुन्ना। कई दिनों से हम इस टॉयलेट में बैठे थे, अब हमें भूख लगने लगी है। फिर चुड़ैलों की टोली मुन्ना और टोनी को मारकर उनकी लाश को खा जाती है और फिर लाश को टॉयलेट में रख देती है।
अगली सुबह दूसरे टॉयलेट का दरवाजा बंद देखकर सरपंच जी बोलते हैं, ये मुन्ना और टोनी दोनों पक्के शराबी हैं। कल एक छोटा सा काम बोला, वो भी नहीं किया। लगता है किसी और को बुलाना पड़ेगा। फिर सरपंच रॉकी नाम के दूसरे सफाई कर्मचारी को लेकर आता है और बोलता है, रॉकी, आज ये टॉयलेट साफ करना है, क्योंकि जब से ये बंद हुआ है तब से गांव के लोग भीड़ की वजह से आपस में लड़े जा रहे हैं। आप चिंता ना करें सरपंच जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ टॉयलेट्स को, ताकि गांव वाले आपस में ना लड़े। ऐसा कहकर रॉकी टॉयलेट का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। रॉकी का चिल्लाना सुनकर सरपंच गुस्से में बोलता है, अरे पागल है क्या? क्या भूत भूत चिल्ला रहा है? कौन सा भूत है यहाँ? जब देखो नौटंकी नौटंकी नौटंकी। लेकिन जैसे ही सरपंच उन दोनों कंकालों को देखता है वो भी घबरा जाता है। तब तक रॉकी का चिल्लाना सुनकर बाकी के गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। भीमा पहलवान रॉकी से बोलता है, क्या हुआ रॉकी, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा कहकर भीमा भी टॉयलेट के अंदर झांकता है और बेहोश हो जाता है। अंदर चुड़ैलों का झुंड कंकालों की हड्डियां खा रहा होता है। दिनेश बोलता है, सरपंच जी, इससे पहले ये चुड़ैलें यहाँ से बाहर निकले, हमें इस टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। फिर दिनेश और सरपंच जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देते हैं। चुड़ैल टॉयलेट के अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, अभी तो बंद कर रहे हो सरपंच, लेकिन अगर मैं बाहर आ गई तो मैं और मेरी टोली तुम्हारे पूरे गांव को खा जाएंगे। फिर सरपंच और गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रास्ते में सरपंच गांव वालों से कहता है, देखो भाइयों, आज रात इस टॉयलेट में कोई नहीं जाएगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और कल तक इस समस्या का कोई हल लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं और कोई गांव वाला भी डर कर टॉयलेट में नहीं जाता। लेकिन रात में बंसी नाम का एक शराबी वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक औरत की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। ये इतनी प्यारी और सुरीली आवाज किस औरत की है जो मुझे बुला रही है? तभी उसकी नजर टॉयलेट पर पड़ती है और वो टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा कहकर बंसी टॉयलेट के पास जाकर टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है। अंदर से चुड़ैल और उसकी टोली बाहर निकल जाती है। उन सबको देखकर बंसी बोलता है, अरे मर गया रे! मैंने तो सोचा था कोई हीरोइन टाइप की औरत निकलेगी, लेकिन ये क्या? ये तो चुड़ैलें निकल रही हैं टॉयलेट से। आज तो मैं गया। ऐसा कहकर बंसी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैलें उसे मारकर खा जाती हैं। और फिर काली चुड़ैल बोलती है, इस सरपंच के बच्चे ने हमें इस टॉयलेट में बंद किया था ना, पहले इसे ही मारेंगे फिर किसी और गांव वाले को। चलो सरपंच को मिलकर ढूंढें। लेकिन सरपंच के गांव में न होने की वजह से वो उन्हें नहीं मिलता। उधर अगली सुबह सरपंच भी एक बाबा के साथ गांव के अंदर आता है। चुड़ैल गांव के रास्ते पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। सरपंच को देखकर काली चुड़ैल बोलती है, तू आ गया सरपंच, तेरे आने का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। और ये कौन है जोकर तेरे साथ? हाँ? ये बचाएगा तुझे हमारी टोली से? काली चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच बोलता है, चुड़ैल, तू अपनी मर्जी से इस गांव में आई थी, हमने नहीं बुलाया था, समझी? और रही बाबा की बात, ये तुझे तेरी औकात अभी बता देंगे। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाबा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल बाबा को छूती है जलने लग जाती है। अरे बाबा, हम तो ये गंदा टॉयलेट देखकर रुके थे, अगर ये गंदा ना होता तो हम आगे चले जाते। बस इसे साफ रखना। उसके बाद बाबा अपने पास से भभूत निकालकर बाकी की चुड़ैलों के ऊपर डाल देते हैं। बाकी चुड़ैलें भी वही जलकर भस्म हो जाती हैं। अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे होंगे। और कितने?
अरे बाप रे बाप, 50 के 6 गोलगप्पे, इतने महंगे। तभी सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। और तुम लगता है यहाँ नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। दाम और नाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है और ये मेरे मशहूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा इतना करारा है कि तोड़ो तो आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दे। और पानी जैसा ग्राहक चाहे, पूरे 10 तरह की वैरायटी है मेरे पास पानी की। और ये देखो, ये है मेरे गोलगप्पों की असली जान, मेरा ये खास मसाला। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई, तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। मशहूर ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। मशहूर का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा पड़ ही नहीं सकता। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मशहूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई, लाओ जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। हैं, पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। तुम भी ना बड़े शक्की हो। ये लो, ये रखे तुम्हारे पैसे। इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 रुपए मशहूर के सामने रख दिए। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। मशहूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे सूरज नहीं दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अभी तो नहीं लगी, पर जल्दी लगने वाली है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझसे ऐसा कहा है। वो बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा, वो भी बिना उनसे कुछ लिए, मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम भी निरे उल्लू हो भाई, हैं? बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए, उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे। मैं जानता हूँ, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो इनके बस के बाहर हो। खाना तो कोई ना कोई इन्हें खिलाई देता होगा, पर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना, मेरी लॉटरी जरूर लग जाएगी। मशहूर और सूरज बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। हेलो, हाँ भाई, क्या क्या तू सच बोल रहा है? सच में? वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो वहीं रुक, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अरे अरे, क्या हो गया? कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी लॉटरी लग गई भाई, वो भी पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा और अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा। तुम तैयार है ना? इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया, लेकिन मशहूर को सोचने पर मजबूर कर गया। मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है, तो फिर मेरी क्यों नहीं? हाँ, अब से मैं भी लोगों के नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं, बल्कि मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा। अगले दिन मशहूर ने सबसे पहले अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। मतलब वो सच में अब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो, आप जो चाहो वो सब आपको मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मशहूर को पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था। मशहूर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी मशहूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था। उस दिन अपने बनाए हुए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वो फौरन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। मशहूर चंद, हाँ मुबारक हो, आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। क्या सिर्फ 10,000? और पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ, तो वो पहला इनाम भी तो है। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, शुक्र मनाइए कि 10,000 तो मिले। मशहूर इनाम के 10,000 लेकर अपने घर वापस आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और नहीं भी, ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना।
अरे पर 10,000 से क्या होता है, इतने में तो 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला? ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आपने जितने भी गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उनकी लागत तो निकल गई ना, बोलो। हाँ, उससे तो ज्यादा ही हैं ये पैसे। तो फिर आपको नुकसान थोड़ी ही हुआ है जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाते वो एक ही दिन में मिल गया, ये कम है क्या? मशहूर को अपनी पत्नी मोहिनी की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन हर रोज मशहूर का कुछ न कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे मशहूर का हौसला और भी मजबूत होने लगा। इसके साथ ही मशहूर को अब ये सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज लोगों के मुस्कुराते चेहरे उसकी दुकान से लौटते थे। उसके गोलगप्पे ना जाने कितने मायूस चेहरों की मुस्कान बन रहे थे। फिर एक दिन, अरे मशहूर भाई, ये क्या है? ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूँ और लॉटरी भी मेरी ही लगती है। हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तो नहीं लगा अब तक, पर मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वो कमाल भी हो ही जाएगा। मशहूर की बात सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया और उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मशहूर को दिया और उससे बोला, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड रख लो। अब लॉटरी का टिकट जब भी खरीदना हो तो बस मुझे फोन कर देना, ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के विजिटिंग कार्ड पर उसी लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से मशहूर हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस सूरज का ही था और उसी की वजह से हर रोज मशहूर का कोई न कोई इनाम जरूर निकल रहा था। कार्ड देखते ही मशहूर सारी बात समझ गया। उसने सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, बल्कि वो फिर से अपने गोलगप्पे बेचने लगा। लेकिन उसके गोलगप्पों का दाम पहले से बहुत कम था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों का मजा ले पा रहा था। अब भले ही मशहूर के गोलगप्पे थोड़े सस्ते थे, लेकिन ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा ही था। इसके साथ ही मशहूर ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो जरूर गरीबों को मुफ्त में खिलाता था, क्योंकि अब उसे गोलगप्पों के साथ साथ खुशियां बांटने की भी आदत जो हो गई थी।